हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके मैंने कई सारे पार्ट पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उनको देख लें। अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इससे बेटर होगा कि आप पहले के लेक्चर देख लेंगे तो अच्छा होगा ना। तो चलिए फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। और आज हम लोग जो है पिछले क्लासेस में जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था, है ना, उसके बाद हमने अपवर्तनांक की बात की थी और उसी में मैंने स्नेल्स नियम भी बताया था आपको क्या होता है। आज हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनता है न्यूमेरिकल का। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करना चाहूँगा, बस 2-4-5 मिनट, पिछले क्लास की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। और मैंने बताया था इसके बाद कि प्रकाश हर एक माध्यम में चल तो सकता है, लेकिन वो हर एक पारदर्शी माध्यम में चल सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है और सबसे अधिक चाल जो है वायु या निर्वात में होती है, और जो सबसे कम जो चाल होती है वो हीरे में होती है। ठीक। उसके बाद मैंने इसी चाल को रिलेट किया था अपवर्तनांक से। यानी अपवर्तनांक मुझे ये बताता है कि एक माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है। अब मैंने सघन और विरल जो है ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने दे देखा है तो पहले जाके उसको देख लें। तो मैंने बताया था जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी अधिक होती है वो माध्यम क्या होता है, विरल होता है। तो मतलब बेसिकली जो अपवर्तनांक है मुझे ये बताता है कि वो माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या फिर विरल है ना। और मैंने देखिए अपवर्तनांक से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले भी बताए थे, तो उन फॉर्मूलों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। बट उससे पहले मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बता देता हूं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा ये थी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब एक माध्यम और दूसरे माध्यम, वो सघन माध्यम और विरल माध्यम का कुछ कंसेप्ट था, इसको भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखना है, अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाह रहे हो तो उस पर जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। ये बिल्कुल परावर्तन के पहले नियम के जैसा ही है। और दूसरा नियम मैंने बताया था कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखी थी। अब देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें सारे के सारे मैं 10 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो उन 10 न्यूमेरिकल में कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या बटे साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण की ज्या। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब भी आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया जाए और आपसे केवल कहा जाए कि अपवर्तनांक बताइए, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। जब आपसे आपतन कोण या फिर अपवर्तन कोण की बात की गई होगी या फिर क्वेश्चन में दिया गया होगा, तब आप इस फॉर्मूले से जो है अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था n बराबर C/V। n क्या है, अपवर्तनांक है, और C क्या है, ये है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है। और V क्या है, किसी माध्यम में, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल है। ये दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। और मैंने तीसरा माध्यम बताया था कि जैसे मान लेते दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में और इंटू में पहले माध्यम का
अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में इनका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया कांच का अपवर्तनांक दिया है, वह कांच का अपवर्तनांक दिया है जल के सापेक्ष में 4/3। वो आपका जल का पूछ ले कांच के सापेक्ष में तो उसको पलट देंगे जस्ट, क्योंकि आपको पता है जैसे एक का मान निकालना होगा तो बटे में जाएगा तो वो पलट ही तो जाएगा। तो जब भी आपको दो माध्यम दिए जाएं, जैसे कांच का दे दिया गया जल के सापेक्ष में, वो जल का कांच के सापेक्ष पूछे तो आप उसको पलट देंगे, ठीक है, सीधा सीधा। उसके बाद मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला जो है सबसे ज़्यादा, ये आप इसको स्टार बना लीजिए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है आज के जो है लेक्चर में। अब वो है क्या, जैसे मैंने बात की थी कि जब दो माध्यम होंगे, ठीक है, दो माध्यम होंगे और उनके अपवर्तनांक दिए जाएंगे और एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मायने रखेगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ हमने कहा कि जल का अपवर्तनांक, इसको समझिए अच्छे से, जल का अपवर्तनांक मान लिया वायु के सापेक्ष। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम किसके अपवर्तनांक की बात करें, तो जल के अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक जल का, जल को W से प्रदर्शित करेंगे, वायु के सापेक्ष में तो वायु को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को ऐसे लिखा हो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे अपवर्तनांक किसका, कांच का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष, तो ये है वायु के सापेक्ष, ठीक है। मतलब जिसका अपवर्तनांक हम लोग बताते हैं या फिर निकालते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है क्या कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में, ये है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अपवर्तनांक बताओ जल का कांच के सापेक्ष में, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो माध्यम आगे देखिए, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष में, तो आप इसको लिखेंगे, देखिए जिसके सापेक्ष में पूछा जाएगा ना उसका अपवर्तनांक आप नीचे रख देंगे, अपवर्तनांक ग्लास का हवा के सापेक्ष में, ठीक। और जिसका अपवर्तनांक आपसे पूछा गया उसका अपवर्तनांक आप ऊपर रखेंगे, ठीक, हवा के सापेक्ष में। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब भी आपको दो माध्यम की बात की जाएगी, जैसे मैं एक एग्जांपल देखिए इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भैया मुझे अपवर्तनांक बताओ ग्लास का वायु के मतलब क्या कहते हैं जल के सापेक्ष में, तो आप देखिए जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसको बटे में रखना है, अपवर्तनांक जल का हवा के सापेक्ष में बटे अपान में, तो ये हो गया। और आपसे किसका अपवर्तनांक पूछा गया, कांच का, तो अपवर्तनांक कांच का हवा के सापेक्ष में। तो ये हमारे पास एक डबल स्टार फॉर्मूला है, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल में जो है यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आप चौथा फॉर्मूला ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला ही हो गया चौथा, समझ लीजिए। और इसको मैंने जस्ट पलट के लिखा है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। देखिए आपको सीधी सी बात है, जैसे आपको मार्क्स लिखे जाते हैं जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो आपके मार्क्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, किसके सापेक्ष होते हैं, टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक के सापेक्ष में ही तो होते हैं, इसीलिए पूर्णांक को नीचे लिखा जाता है। आप उसमें जितने मार्क्स लेके आते हैं उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको डिवाइड में रखेंगे और जिसका अपवर्तनांक पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं 1 बाई 1 सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, सारे न्यूमेरिकल करते करते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर को कंप्लीट देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि जो प्रकाश की किरण है वो वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, और करें वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। देखिए इसमें आपको डायग्राम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है और इसमें ये आपको डायग्राम दिया गया है। ये रहा मेरा नॉर्मल यानी कि अभिलंब, यहाँ से एक किरण आती है और चूँकि पता है अपवर्तित हो जाएगी, सीधा नहीं जाएगी ना।
और ये वाला एंगल मेरा जो है 60 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री दे रखा है। इधर वायु है और इधर कोई माध्यम है, पता नहीं कौन सा माध्यम है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक आपको बताना है वायु के सापेक्ष में, ठीक है। तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि जब भी कहीं भी आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण की बात करेगा तो आप अपवर्तनांक इस फॉर्मूले से लगाएंगे। अब ये फॉर्मूले में होता क्या है, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आपको आई का मान पता होना चाहिए और आर का मान पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो आई होता है वो अभिलंब और इस अपवर्तित किरण आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई बोलते हैं ना, लेकिन इसका मान तो मुझे दिया नहीं गया, मतलब हमको पहले आई का मान निकालना पड़ेगा। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को मैंने बताया था एंगल आर कहते हैं, ठीक है। और ये मान मुझे डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो हमको सबसे पहले अपवर्तनांक निकालने से पहले मुझे इस आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान निकालने होंगे। तो चलिए उन्हीं के मान हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आपतन कोण। और आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल 90 होता है। भाई नॉर्मल है तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है ना, इस नॉर्मल है, अगर ये वाला नॉर्मल है तो ये वाला एंगल मेरा 90 होगा। और ये एंगल निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि टोटल 90 में से अगर ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि 90 में से मैं इधर वाले एंगल को माइनस कर देता हूं तो मेरा एंगल आई कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी आपतन कोण का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। वैसे ही हम लोग अपवर्तन कोण का मान निकालेंगे। अपवर्तन कोण इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी देखिए टोटल एंगल कितना होता है, 90 होता है, और इस टोटल एंगल से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 90 से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि आपतन कोण जो है 30 डिग्री आएगा और जो अपवर्तन कोण है 45 डिग्री आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, ये टोटल एंगल 90 होता ही होता है क्योंकि ये अभिलंब है ना। इस 90 में से इस एंगल में से ये वाला एंगल मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक। इस एंगल में से जो है ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, और इस एंगल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के मान आ गए। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तनांक निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। लेकिन माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी कि साइन आई का मान कितना आ गया, 30 डिग्री बटे साइन आर यानी कि साइन 45 डिग्री। अब देखिए इनके मान शायद अभी आपको याद ना हो, ठीक है, बट अभी जब आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तब ये सारे मान आपको अच्छे से रट जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको भी पढ़ाया जाएगा, तो डोंट वरी, अभी के लिए आप याद रखिए कि जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब जब फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन हो तो जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, नहीं हो जाएगा √2/1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, और आपको पता है कि √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और डिवाइड में है 2 1 जा 2 × √2, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/√2। और यही जो है क्या हो जाएगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/√2, ठीक है। आपको इसको पॉइंट में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इस माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा कितना आएगा, 1/√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मतलब आप करेंगे क्या, आपतन कोण का मान निकालना है तो इस टोटल 90 में से आप दिख रहे हैं अगर ये वाला एंगल माइनस कर दिया जाए तो ये वाला एंगल आएगा, और इस टोटल 90 में से इधर वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मैंने दोनों मान निकाले, फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट जो है माध्यम का अपवर्तनांक आ गया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्या, कह रहे हैं यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, देखिए क्या रखे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जल का वायु के सापेक्ष, ये मुझे जो है 4/3 दे रखा है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ।
देखिए क्या है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, सॉरी मैं गलत बोल गया, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष आपको 4/3 दिया गया है और आपसे करे कि आप वायु का अपवर्तनांक बताओ जल के सापेक्ष, ये मुझे आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का क्या है, मीडियम केवल चेंज है। तो मैंने आपको भी बताया कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में और वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में, जैसे यहाँ पर दूसरे का पहले के सापेक्ष में, उसके बाद पहले का दूसरे के सापेक्ष में, इनका जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, 1, ये हम जानते हैं। ठीक, अब हमको क्या दिया गया, देखिए हमको जल का अपवर्तनांक दिया गया 4/3 और आपसे अपवर्तनांक वायु का पूछा है जल के सापेक्ष में। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3 देखिए डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी जो वायु का जो अपवर्तनांक होगा जल के सापेक्ष में कितना हो जाएगा, 3/4। और यही सवाल का उत्तर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जल और कांच के अपवर्तनांक, देखिए ध्यान से पढ़िए, जल और कांच के अपवर्तनांक, यानी जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 व 1.50 हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है किसके सापेक्ष, तो आपको जब भी किसी के सापेक्ष में ना दिया जाता आप वहाँ पे हवा को मान के चलेंगे। ठीक है, इन दोनों के अपवर्तनांक मुझे क्वेश्चंस में दिए गए हैं। इसका अपवर्तनांक है 1.35 और इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.50 है, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे हैं कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का कांच के सापेक्ष में आपसे पूछा गया है। तो अभी मैंने ऐसे बात की थी कि जब भी इस तरीके से आपको 2 माध्यम दिए जाएंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए अपवर्तनांक जल का कांच के सापेक्ष, तो मैंने कहा था जिसके सापेक्ष कहे ना उसका अपवर्तनांक नीचे रखना है। तो जैसे कांच के सापेक्ष है तो कांच का अपवर्तनांक नीचे रखना है और जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको आप ऊपर रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो आप हवा कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए इसका मान मुझे क्वेश्चन में दिया गया 1.35 और इसका मान मुझे दिया गया 1.50। दोनों में 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा तो पॉइंट हटा दीजिए, यानी कि 135/150। 5 से काटिए तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और इसको काटिए 5 3 जा 15। अभी भी 3 से कट जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। उसके बाद क्या करेंगे, 0 हटाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.9। यानी जो कांच जल का जो अपवर्तनांक होगा कांच के सापेक्ष में कितना हो जाएगा, 0.9। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यानी इसको हम किसी मीटर सेंटीमीटर जैसे हम लोग नापते हैं ना, तो इसको ऐसा कुछ यूनिट है ही नहीं इसकी। यानी कि कहने का मतलब है जो जल है, जल वो कांच के सापेक्ष में 0.9 गुना क्या है, सघन है, ये इसका मतलब है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह है कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। देखिए किसी पारदर्शी द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, तो मैं इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित कर दूंगा कि देखिए अपवर्तनांक द्रव का, यानी कि लिक्विड का, ये स्मॉल एल है, लिक्विड का किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ये मुझे क्वेश्चन में जो है 1.2 दिया गया है। अपवर्तनांक द्रव का वायु के सापेक्ष 1.2 है और किसी पारदर्शी ठोस का, देखिए ठोस को जो इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं तो हम लोग इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। अपवर्तनांक ठोस का और किसके सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में, ये मुझे 1.8 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक बताओ ठोस का और द्रव के सापेक्ष में, ये मुझसे पूछा गया है। तो अभी सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जो ये इसको हम लोग लिखेंगे देखिए किसके सापेक्ष, यानी कि ठोस का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष में पूछा गया है, तो हम लोग द्रव का अपवर्तनांक नीचे रखेंगे और जिसका पूछा गया उसका अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे। लेकिन किसके सापेक्ष में, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप यहाँ पे हवा जूम कर लेंगे, ठीक है, हवा के सापेक्ष में।
इसका मुझे दे रखा है पूर्णांक 1.8 और इसका मुझे दे रखा है 1.2। अब देखिए पॉइंट दोनों में बराबर डिजिट बात है तो पॉइंट हटा दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 10, 6 2 जा 12। यानी जो इस सवाल का जो उत्तर आएगा, यानी कि जो सॉलिड का जो पूर्णांक है द्रव के सापेक्ष में कितना आ जाएगा 1.5। 3 को जब 2 से भाग दे देंगे तो 1.5 आएगा और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से भी अगर नहीं आया है तो भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ है भी नहीं, बस आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान से और रखना क्या है भाई, जिसके सापेक्ष पूछे उसको यहाँ पर लिखना होता है, जिसका पूछे उसको इधर लिखना होता है। मैं इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखना होता है जिसका पूछेगा, क्या है, जिसका पूछेगा, और यहाँ पे जिसके सापेक्ष। बस ये लाइन आप रट लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसी में कोई ना कोई फार्मूला लगना है और कहीं भी कोई भी फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें इतनी और इतनी हैं। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और जो कांच में प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। यानी कि अपवर्तनांक कांच का वायु के सापेक्ष। इस बार देखिए दोनों की चालें दी गई हैं, तो ये चाल से रिलेटेड ले दे के एक ही फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल यानी कि C बटे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है V। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और जो है कांच में प्रकाश की चाल, देखिए कांच यहाँ पर क्या है, एक माध्यम में, और कांच में जो प्रकाश की चाल है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये तो कट गए, बचा क्या 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी इसमें जो कांच का जो अपवर्तनांक होगा कितना हो जाएगा 1.5। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कांच मेंशन नहीं कर रखा। अगर मैं यहाँ पे कांच लिखता और कोई भी दूसरे माध्यम के सापेक्ष की बात ना की जाए तो आप वहाँ पे दूसरा माध्यम को हवा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन में कह देगा कि भाई जल का अपवर्तनांक बताओ कांच के सापेक्ष में। अगर केवल कह रहा है जल का अपवर्तनांक तो मतलब आपको हवा के सापेक्ष में बताना है, यानी वायु के सापेक्ष में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इतनी जगह जो है वो सफिशियंट है, तो इतने में ही हम लोग कर लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है और 7 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। देखिए जल में प्रकाश की चाल, अब देखिए यहाँ पे जल क्या है, माध्यम में, तो जल माध्यम में प्रकाश की चाल को V से लिखते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं कि जो है जल में प्रकाश की चाल इतनी है और जो जल का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जल का, अब देखिए कुछ नहीं कहा तो हम लोग यहाँ पे हवा मान लेंगे। ये मुझे 4/3 दे रखा है और हमसे करें कि प्रकाश की चाल यानी कि C का मान बताओ, मतलब वायु में प्रकाश की चाल वायु में कहें या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कहें, आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी आपने देखा कि अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। अपवर्तनांक का मान आपको 4/3 दिया गया है, C का मान पूछा गया, V का मान कितना है 2.25 × 10⁸। अब देखिए आपको इसका मान निकालना तो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4/3 × 2.25 × 10⁸। देखिए 3 से काटिए, 3 × 7 21, 3 × 5 15। ठीक है, और 75 × 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 75 × 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करते मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20 कैरी आएगा 2, 4 7 जा 28 और 28 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। और 2 पॉइंट बाद डेसिमल लगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगना था, इंटू 10⁸, यानी जो प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात में कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट गलत लगा रखा था क्योंकि 2 डिजिट बात है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगना था। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इससे आसान न्यूमेरिकल क्या मिलेंगे आपको, देखिए सिंपल से न्यूमेरिकल होते फॉर्मूले में रखो दो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
और मुझे लग रहा है इतनी जगह सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चालें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। करें कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, देखिए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। मुझे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई। ये निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल होती है, आपको दी जाए या फिर ना दी जाए, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल यानी कि किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमसे करें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तभी अभी आपने देखा कि अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। C का मान है 3 × 10⁸ और इसका मान है 2.25 × 10⁸। ये दोनों कट गए। उसके बाद पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि 300/225 5 से काट देते हैं। 5 4 जा 20, 2 हासिल आएगा 25 हो जाएगा, 25 5 छक्के 30, फिर 15 से काटिए, 15 चौके 60, 15 3 45 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में जो है आपको अपवर्तनांक दे के प्रकाश की चाल पूछा था और इसमें सीधा आपसे अपवर्तनांक ही पूछ लिया था। क्वेश्चन दोनों सेम थे, इसलिए देखिए दोनों के अपवर्तनांक भी क्या है, मैच कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दूंगा, जो कि जिस टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन वो हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये लगभग जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। अब डाटा कुछ भी बदल के एग्जामिनर दे सकता है, बट आएगा क्वेश्चन यहाँ से 100%। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो उसको भी बताइएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।